हेलो बच्चों। हेलो बेटा, आवाज आ रही है बच्चों मेरी आप सभी को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं बच्चों, तुम सबके हालचाल? स्वागत है आप सभी का एक और हमारे बेसिक मैथ यानी मैथमेटिकल टूल के एक और सेशन में। जय हो जय हो जय हो। कैसे हो सारे बच्चों? राम 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 राम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राम राम। नमस्ते, राधे राधे बेटा, राधे राधे, जय हो। अरे, सलाम भाई साहब, सलाम। क्या हाल चाल है? चलो। तो हाँ, आई होप बच्चों सब सेटल हो गए हैं फटाफट से। आज मैंने आपको कुछ बच्चों होमवर्क डीपीपी 2 बोला था, कर लिया है? चलो, डीपीपी 2 में बच्चों ध्यान सुन लो, तब तक सारे बच्चे सेटल हो रहे हैं। डीपीपी 2 में बच्चों अगर किसी को कुछ समस्या है तो पूछ लीजिए। ठीक है, 6th क्वेश्चन। और बताइए बेटा। मैं एक सेकंड बच्चों, बस मुझे दे दीजिए। डीपीपी 2 में हेडिंग डाल दूं, डीपीपी 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, बोलिए। 9th। ठीक है, हो गया। 3 सवाल हैं, चलिए मैं एक एक करके सॉल्व कर देता हूं। पहले आ जाओ बच्चों क्वेश्चन। ठीक है ठीक है बच्चों, जो 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 बच्चों ने डाउट पूछा है ना, आप प्लीज माइक अपने पास रहिए, थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कशन कर लूंगा, है ना, कि आपको क्या डाउट है और क्या समझ में नहीं आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं बच्चों। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, प्लीज बच्चे अपने पास माइक रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया है और रिप्रेजेंटेटिव फॉलोइंग ऑर्डर। हाँ, तो सबके डायमेंशन बताने हैं। तो v बराबर बच्चों लिखा हुआ है रूट ए बी प्लस बी टी प्लस सी डिवाइड बाई डी बाई टी। बच्चों थोड़ा सा अगर तुम लोग को याद हो, इसी तरह का हम लोगों ने एक सवाल किया था क्लास में, अगर तुम लोग को बच्चों याद आ रहा हो, इसी तरह का सेम एक सवाल क्लास में किया था। ठीक है, तो बच्चों मुझे बता दो, ए बी सी डी सबका निकालना है। अगर बच्चों ये वेलोसिटी है, पहला वाला टर्म, थोड़ा ध्यान से सारे बच्चे उत्तर देना। अगर बेटा ये वेलोसिटी है तो ये क्या होगा बेटा? वेरी गुड। ये क्या होगा बेटा? और ये क्या होगा बेटा? वेरी गुड। अगर ये तीनों चीजें इंडिविजुअली वेलोसिटी है बच्चों, और अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना। हाँ बेटा। हाँ हाँ, मैं कर देता हूं उसको सही। अब नहीं हटेगा। जूम इन कर दूं? फिर मैं दिखूंगा नहीं यार, एक सेकंड रुको। हाँ बच्चों, दिख रहा है ना तुम लोग को? विजिबिलिटी में कोई तकलीफ है क्या? दिख रहा है? हाँ चलो ठीक। अब बच्चों ये सब वेलोसिटी, ये सब वेलोसिटी। अब बच्चों फटाफट से मुझे सबसे आंसर चाहिए। अगर ये टाइम है बेटा, तो ये क्या होगा? टाइम होगा। तो बेटा डी के डायमेंशंस तो आ गए, टी, बोलिए बेटा सही है? ठीक है। अब बेटा सी डिवाइडेड बाई, देखिए सी डिवाइडेड बाई पूरी चीज डिनोमिनेटर की टाइम होगी, ये मानते हो आप? और ये पूरी चीज बच्चों तुम लोगों ने पहले ही बोला कि सर ये वेलोसिटी है ना बेटा। तो ये पूरा बच्चों मैं एल टी माइनस वन लिख देता हूं, बोलिए। और टी देखिए टाइम है बेटा, तो टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी बराबर एल आ जाएगा। सही है ना बच्चों? अब बेटा अब इसको निकाल लो, बीटी। तो बीटी भी बचा एल टी माइनस वन होगा। ठीक है, और आप टाइम के डायमेंशन रख दो। जिनका डाउट है बेटा समझ में आ रहा है? तो यहां से तुम्हारे बी के आ जाएंगे, एक बार बी के आगे तो देखो रूट ए बी तुम्हारा एल टी माइनस वन होगा। बोलो सही है ना बेटा? तो बी के तुम्हारे यहां से आ जाएंगे, यहां पे रख देना और दोनों साइड का स्क्वायर कर देना। ठीक है, कर लोगे बेटा ये आगे? पक्का कर लोगे ना? हम्म। अगला सवाल देखिए, पांचवा हो गया, छठवां पूछा है तुम लोगों ने।
देखिए छठवें सवाल में क्या करना है। छठवें में कह रहा है कि इन द रिलेशन y बराबर a cos द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर kx इज सेम एट दैट ऑफ, अच्छा kx का डायमेंशन किसके बराबर होगा? हाँ, तो y बराबर, मैं इसको लिख देता हूं बच्चों, a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो बेटा आप लोगों से पूछा गया के एक्स के डायमेंशन इनमें से बताओ किसके बराबर होंगे। तो बच्चों देखो आपको एक चीज मैंने बताई थी, शायद याद हो, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा क्या बच्चों डायमेंशनलेस होगा। अगर डायमेंशनलेस होगा तो बेटा इसको भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, इसको भी होना पड़ेगा। अब सवाल में पूछा है कि के एक्स के डायमेंशन के बराबर किसके डायमेंशन, तो के एक्स तो डायमेंशनलेस है। अब हमारे ऑप्शन में जो भी डायमेंशनलेस होगा वही आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों दूसरा वाला ऑप्शन है ए बाई वाई, ये डायमेंशनलेस होगा क्योंकि ए भी लेंथ है और वाई भी लेंथ है। बेटा बात समझ में आ रही है आपको? छठवां क्लियर हो गया जिनका भी डाउट था? ठीक है ठीक है, आते हैं बेटा। छठवां वाला सबको जिनका भी डाउट था छठवां क्लियर हुआ है बेटा? ठीक है, सातवां वाला देखिए। सातवां सातवां बच्चों बहुत क्लासिकल एग्जांपल है N1U1 बराबर N2U2 का। तो देखिए 500 मीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, और ये N1U1 बराबर N2 और U2 बच्चों, U2 देखिए क्या बताया है कि मीटर की जगह आप 1/10 मीटर रख दो, 1/10 मीटर रख दो। तो मैं यहाँ पे मीटर की जगह 1/10 मीटर कर दूंगा, ठीक है। तो ये 1/10 मीटर का क्यूब होगा। क्यों सर 1/10 मीटर का क्यूब क्यों होगा सर? क्योंकि बेटा ये मीटर क्यूब है और वो मीटर की जगह कह रहा है कि 1/10 मीटर मान लो। नई यूनिट सिस्टम में मीटर को रिप्लेस कर दो 1/10 मीटर से, और जो सवाल में यही कह रहा है। तो मीटर है, उसकी जगह 1/10 मीटर रखने के लिए बोला है और फिर पूछा है कि बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा। सवाल समझ में आया बेटा? ठीक है, ऐसा ही सवाल शायद पहली वाली डीपीपी में भी था जहां पे अल्फा बीटा वो कराया था ना, सेम सवाल था बेटा वो। बोलिए बेटा, क्या नहीं समझ में आया बेटा, बोलिए। हाँ देखिए उन्होंने कहा है कि मीटर की जगह 1/10 मीटर लिख दीजिए। मेरी बात समझ में आई बेटा? सवाल में आपको कहा गया है मीटर की जगह 1/10 मीटर अगर हो जाए तो 500 मीटर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सवाल समझ में आया बेटा आपको? हाँ, तो 500 मीटर क्यूब है। अब इसको कन्वर्ट करना है, मान लीजिए हमें नहीं पता नए यूनिट सिस्टम में कितनी वैल्यू होगी, N2 मान लिया। अब यहाँ मीटर क्यूब है ना, अब ये कहा है कि मीटर की जगह ना आप 1/10 मीटर कर दो। तो बेटा जहां पे मीटर रखा था उसकी जगह 1/10 मीटर कर दिया, क्योंकि इसके पावर 3 था तो इसके भी पावर 3 कर दिया। थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो आप? बोलिए बेटा। हाँ हाँ, अभी 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 भी आपको कुछ ऐसा लग रहा हो तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं इसमें। तो 500 को बच्चे 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 10 के पावर 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल बच्चों कर लेना, थोड़ा सा ठीक ठाक होते हैं। सातवां हो गया। नौवां भी डाउट है ना? हाँ देखिए 9 देखिए, कह रहा है इक्वेशन y बराबर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बीटा गामा बाई अल्फा, देन यूनिट ऑफ एक्स अल्फा बीटा आर मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स एंड मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, देन यूनिट ऑफ y एंड गामा आर। बच्चों y बराबर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर और फिर 2 पाई बीटा गामा बाई अल्फा, 2 पाई बीटा गामा बाई अल्फा। तो हमसे सवाल में पूछा गया है यूनिट ऑफ y और गामा क्या होंगे, ठीक है। बेटा यूनिट ऑफ y तो मुझे तुम लोग थोड़ा सा मदद कर देते तो अच्छा लगता। यूनिट ऑफ y किसके यूनिट के बराबर होंगे बेटा? या यूनिट ऑफ y के, क्यों बच्चों क्यों? हाँ वो बात सही है पर उसका लॉजिक क्या है, इसका क्या करोगे बेटा आप? वेरी गुड, किस रूल से बच्चों, ये किस रूल से बोल रहे हैं कि डायमेंशनलेस है? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं, तो बेटा ये पूरी चीज डायमेंशनलेस हो गई है ना। तो y के डायमेंशन एक्स स्क्वायर के बराबर होंगे और x को उन्होंने क्या बोला है, x को बोला है बेटा मीटर बोला है, तो y के जो डायमेंशन होंगे वो मीटर स्क्वायर यानी l स्क्वायर होंगे। बोलिए बेटा सही है? ठीक, हाँ बोलिए।
अब बेटा इसमें देखिए cos स्क्वायर 2 पाई इंटू बीटा गामा बाई अल्फा। बच्चों मैंने कभी आपको ये बताया क्या कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा उसके डायमेंशन, बोलिए। वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं 2 पाई बीटा गामा बाई अल्फा डायमेंशनलेस होगा, बोलिए बेटा। और तुम सबको पता है कि 2 पाई के डायमेंशन लेंथ होते हैं, क्या सही बोल रहा हूं बेटा? डायमेंशन लेस होता है कि डायमेंशन लेंथ होता है? डायमेंशन लेस होता है बेटा। क्यों, किस रूल से? वेरी गुड वेरी गुड। तो बीटा गामा बाई अल्फा ये भी डायमेंशन लेस होगा, बोलिए बेटा। अब आपको गामा निकालना है बेटा, बीटा और अल्फा बता रखा है सवाल में, हो जाएगा अब। चलिए रख देते हैं। बीटा हमें गामा निकालना है ना, तो अल्फा की वैल्यू है सेकंड इनवर्स, ठीक है, और बीटा की वैल्यू है, नहीं अल्फा की नहीं, एक्स है मीटर, अल्फा है सेकंड इनवर्स और बीटा है मीटर पर सेकंड होल इनवर्स। बीटा है मीटर सेकंड इनवर्स होल इनवर्स, ये बीटा है, और गामा पूछा गया है डायमेंशन लेस, ठीक है। तो बेटा देख लीजिए आप इसमें, तो मीटर के पावर -1 होगा और सेकंड के पावर कितना हो जाएगा बेटा, +1 हो जाएगा, और सेकंड के पावर -1 इंटू गामा बराबर डायमेंशन लेस। अब देखिए बेटा यहाँ से सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो गामा इंटू मीटर के पावर -1 और सेकंड के पावर बेटा 2 हो जाएगा डायमेंशन लेस, बोलिए सही लिख रहा हूँ? तो गामा बराबर बेटा ये पूरी चीज नीचे चली जाएगी ना, तो मीटर के पावर 1 आ जाएगा और सेकंड के पावर -2 आ जाएगा। है तो बेटा ऑप्शन मिल जाएगा, पहला वाला है, बोलिए बेटा। किसका बेटा? ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके बेटा पूछिए, ऐसे मुझे सब बोलते ना एक साथ तो आवाज नहीं आता है। 9वां नंबर हो गया। अब 1 से 5 तक किसी और को पूछना है क्या बेटा, कुछ 1 से 5 तक? थर्ड वाला, ठीक है। और आप बेटा क्या कह रहे थे, 5 से 10 में कौन सा बोल रहे थे बेटा? 8th। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फोर्स की इक्वेशन गिवन है। बच्चों ये सवाल क्लास का ही सवाल है, क्यों नहीं आया है बेटा बताइए, डाउट बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 जिन्होंने पूछा है, पलिया पाठशाला लाइट जलाओ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जिन्होंने डाउट पूछा, ये सवाल क्लास का सवाल है बेटा, जल्दी बताइए क्या समस्या है इसमें आपको? आंसर नहीं मैच कर रहा? अच्छा आप बताइए कि जो फोर्स बराबर a cos bx प्लस c sin dt है, तो d और b का रेशियो पूछा है। आप मुझे बताओ जो बच्चे साइन के अंदर लिखा है उसके डायमेंशन क्या होंगे, साइन के अंदर जो लिखा है dt, तो क्या बेटा dt बराबर ऐसा ब्लैंक लिख देंगे, तो d के डायमेंशन t में -1 आ जाएगा, बोलिए बेटा। और bx भी बेटा क्या डायमेंशन लेस होगा, बोलिए जल्दी से। तो b के बराबर क्या l-1 लिख देंगे, बोलिए बेटा। अब d बाई बी कर दो बच्चे, क्या तकलीफ है इसमें, d बाई बी, d है t-1, b है l-1, तो क्या बच्चा lt-1 हो जाएगा, बोलिए बेटा। मैच हो रहा है देखिए। हाँ 8वां सवाल, इफ यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड फोर्स आर इंक्रीज 4 टाइम्स, तो वर्क के बारे में पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स आर इंक्रीज 4 टाइम्स, देन यूनिट ऑफ एनर्जी विल। बेटा यूनिट ऑफ वर्क या यूनिट ऑफ एनर्जी एक जैसा मान सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोलिए बेटा। अब तुम्हें पता है बच्चों, जैसे वर्क है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको ऐसा लिखा जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ऐसे लिखते हैं बेटा। अब यूनिट आप वर्क की कैसे लिखोगे, न्यूटन सेकंड लिखोगे ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बेटा और आपको ये पता है कि एनयू के जो वैल्यू होती है बच्चों वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो आप मान लो बच्चों यूनिट को इन्होंने क्या कहा है कि लेंथ और फोर्स की यूनिट 4 गुना कर दी गई है। बच्चे आप यूनिट बढ़ा रहे हो, थोड़ा लॉजिकल सोच के बताना, अगर आप यूनिट की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू की यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या होगा, घट जाएगी या बढ़ जाएगी? क्योंकि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है बेटा, इसको बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं गलत नहीं बेटा, बढ़ेगा नहीं घटेगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, ठीक है। अब
इन्होंने बोला है कि मान लो फोर्स को बोला है कि फोर्स की लेंथ और फोर्स की यूनिट को 4 गुना बढ़ा दिया गया है। तो मान लो बच्चों वर्क कुछ था, लेट्स से एक्स अमाउंट था वर्क, ठीक है, और फोर्स की यूनिट न्यूटन थी और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर थी। अब हमें नए सिस्टम में वैल्यू निकालनी है। मान लेते हैं नए सिस्टम एक्स डैश हो गया, जहां पे फोर्स का जो न्यूटन है उसको 4 गुना कर दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट को भी 4 गुना बढ़ा दिया गया है। फोर्स की यूनिट और लेंथ की यूनिट दोनों को 4 गुना कर दिया गया है। तो बेटा देखिए न्यूटन मीटर कैंसिल हो जाएगा, एक्स डैश की जो वैल्यू आएगी वो एक्स डिवाइड बाय 16 आएगी। तो क्या बेटा अगर आप यूनिट को 16 गुना बढ़ा दोगे, क्योंकि ये 4 गुना बढ़ गया बेटा, ये भी 4 गुना बढ़ गया, तो टोटल यूनिट 16 गुना बढ़ गई ना। हाँ? तो अगर ये 16 गुना बढ़ गया बेटा तो उसको 16 गुना घटना पड़ेगा, तभी उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रह पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? ऐसे नहीं क्लियर है तो आप ऐसे सोच लो, पहले मान लो एक्स न्यूमेरिकल वैल्यू थी, न्यूटन मीटर यूनिट थी, बाद में जब आपने फोर्स को 4 गुना कर दिया, लेंथ को 4 गुना कर दिया, तो नई न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं पता, एक्स डैश मान लिया, तो सिंप्लीफाई करा तो एक्स डैश की वैल्यू एक्स बाई 16 आ गई। यानी पहले वैल्यू का 16 गुना घट जाएगा, 16 टाइम्स घट जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? चलिए अगला होमवर्क लिखिए कल की क्लास में। हाँ, किसका बेटा? पैटलेस एरर। पैटलेस एरर, ठीक है ठीक है, 10th वाला डिस्कस। बेटा मॉड्यूल का मैं बोला उनको आने दीजिए, है ना, जैसे ही आता है फिर उसके भी कुछ डाउट्स मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। कुछ देर के लिए मेरे साथ रुक जाइए आप, जैसे ही आता है मैं मॉड्यूल के सवाल भी लेना शुरू कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहे थे क्या बेटा आप? हाँ, 10वां सवाल देखिए, असर्शन पढ़िए, बोला है डायमेंशनल कॉन्स्ट। रुक जाइए, 10वां बता रहा हूं अभी। क्या? हाँ, अच्छा यूनिट पूछा है न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा? रुक जाओ जाओ, मैच कर रहा है। मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू बता दिया है, पूछा क्या है? तो यूनिट तो बढ़ गया ना बेटा। थोड़ा सा तो वो भी तो देखा करो कि सर ने चलो बता दिया, लेकिन ये भी तो देखिए पूछा क्या है। मैंने तुमको पूरी चीज बता दी, न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगी, यूनिट बढ़ जाएगा, है ना, 16 गुना बढ़ जाएगा यूनिट, यही तो कह रहा था ना बच्चों मैं आपको। नहीं आ रहा है समझ में? बेटा थोड़ा सा आप सवाल पढ़िए। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट कांस्टेंट है, उन्होंने बोला है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यही होती है एनर्जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या वर्क। अब फोर्स को 4 गुना बढ़ा दिया बच्चों, तो नया फोर्स 4F हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, और नया डिस्प्लेसमेंट 4S हो जाएगा, बोलिए बेटा। तो नई यूनिट क्या 16 टाइम्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी बेटा? तो पहली वाली यूनिट केवल फोर्स डिस्प्लेसमेंट थी, बाद वाली यूनिट 16 फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो गई, बोलिए बेटा। तो यूनिट बढ़ गई है 16 गुना। सवाल में यूनिट पूछा है, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए बता दिया था, यूनिट 16 गुना बढ़ जाएगी। तो यूनिट अगर 16 गुना बढ़ेगी तो न्यूमेरिकल को वैल्यू को 16 गुना घटना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू 16 गुना बढ़ जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू 16 गुना घट जाएगी। अगर सवाल में न्यूमेरिकल वैल्यू पूछता तो 16 गुना घटा हुआ आंसर करते, ठीक है। हम्म, हम्म, एक सेकंड रुक जाइए अब। 10वां सवाल, डायमेंशनल कांस्टेंट आर द क्वांटिटीज whose value are constant। डायमेंशनल कांस्टेंट्स आर द क्वांटिटीज whose values are constant। असर्शन सही है बेटा, डायमेंशनल कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस। बच्चों डायमेंशनल, हाँ, डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब उनकी बात कर रहा है बच्चों, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना, जैसे कैपिटल जी, या प्लैंक्स कांस्टेंट, या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बच्चों मैंने इनको बोला था कि इनके डायमेंशंस होंगे? बोलिए। तो ये कांस्टेंट्स हैं पर इनके डायमेंशंस होंगे, तो रीजन गलत है, ठीक है। चलिए कल आपको बच्चों मैंने कुछ एंगल के वैल्यूज निकालने दिए थे, बोलिए बेटा। हाँ आते आते बेटा, निकाल लिए क्या बच्चों सबने? कितने बच्चों ने सॉल्व करा है? ईमानदारी से हाथ उठाइए, झूठ नहीं बोलिएगा, मास्टर से झूठ नहीं बोलते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बच्चों, बहुत प्यारे बच्चे। तो पहला क्या था बच्चों, एक बार मुझे बोल दो, क्या था पहला वैल्यू? क्या बेटा 10 - 30 था पहला वैल्यू? तो क्या बेटा इसको आपने -10 30 लिख दिया है?
तो क्या बेटा आपने -1/√3 लिखा है? कितने बच्चों का सही था, हाथ उठाइए। पहला वाला, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा वैल्यू बताइए बेटा, दूसरा क्या था? sin 120 था क्या बेटा? तो क्या आप सभी ने बच्चों इसको लिख दिया है sin 90 + 30? तो साइन पाई, कुछ बच्चों ने 180 - 60 लिखा हुआ, घबराओ नहीं, सेम आंसर आएगा। 90 + 30, तो बेटा जहां पे भी π/2 दिखता है साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? और ये चूंकि एंगल बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में है, दिख रहा है 90 + 30, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बेटा साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या बेटा इसका आंसर +cos 30 आएगा। तो +cos 30 कितना हो जाएगा बताइए बेटा? हाँ कुछ गड़बड़ किया क्या, बोलिए। 90 + 30 है ना सेकंड क्वाड्रेंट में ये। हाँ मैंने तुम लोगों को देखो कल बताया था, ये सवाल मैंने कल भी बताया था, तुम लोग बहुत बदमाश हो, सब भूल जाते हो। कोई मुझे बताए इसका कि मैंने tan माइनस क्यों लिया है, बताइए, कोई तो बताना पड़ेगा। -30° फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव लेना चाहिए। हाँ ये बच्चा सही बोल रहा है, -30 है बेटा। हाँ -30 है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये नहीं बताया था मैंने आपको, कल बताया था ना। तो tan -30 इस वजह से माइनस हो जाएगा, क्लियर है अब? ठीक है ठीक है। अगला बताओ बच्चा, तीसरा नंबर बोलिए। तुम लोग मेरे नाम ऐसे, तुम लोग नोट्स वोट्स में भी ऐसे लिख लेते हो। बच्चे सही करिए उसको, tan -30 नहीं बताया है मैंने, तुम लोग एकदम गलत सलत लिख के मेरा नाम। मैंने tan -θ माइनस tan थीटा बताया होगा 100%, cos -θ प्लस cos थीटा बताया होगा, sin -θ माइनस sin थीटा बताया होगा। चलो अच्छा अगला बोलो, तीसरा वाला। 135 है क्या बेटा? तो बेटा इसको लिख देते हैं फिर sin 90 + 45, बेटा क्या बन जाएगा ये बोलिए? हाँ प्लस साइन के साथ बनेगा माइनस साइन के साथ, क्योंकि सेकंड में क्या पॉजिटिव रहता है बेटा? तो क्या बेटा इसका आंसर +1/√2 आ जाएगा, बोलिए बेटा। ठीक है, चौथा वाला बोलिए बेटा। cos 150 है क्या बेटा? तो cos इसको लिख सकते हैं हम लोग 180 - 30, आप 90 + 60 भी कर सकते हो बच्चों, कोई गड़बड़ नहीं है। तो cos जैसे ही आपको पाई दिखा तो बेटा इसको cos ही लिख दोगे तुरंत तुम लोग, है ना। अब पाई -30 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में होगा ना बच्चों, पाई पूरा और फिर -30, यहां पहुंच गया क्या बेटा? सेकंड में है तो सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव होता है क्या बेटा? ये क्या है बेटा? तो ये कैसा होगा बेटा? तो क्या -√3/2 आंसर आएगा बेटा? कितने लोगों ने सही निकाल लिया था बेटा, हाथ उठाइए। समझ में आ रहा है बच्चों आप सभी को? ठीक है, इतने ही दिए थे और दिए थे? tan 270 था लास्ट। एक सेकंड बेटा, जिनके भी डाउट है बस एक सेकंड रुक जाइए, मैं बताता हूं। tan 270, tan 270 को बच्चों तुम लोगों ने क्या लिखा है? sin 270 था, और लास्ट वाला cos 270 है ना? ठीक है, दोनों डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों आपने कैसे किया 270 वाला, थोड़ा मदद कर दो। 360 - 90 चलेगा, 2 थीटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा बेटा। 360 - 90 तो 2 पाई माइनस थीटा, है ना। तो बच्चों 2 पाई जैसे ही तुम साइन 2 पाई देखते हो, हाँ साइन 90 लिख दोगे, बोलो सही है। साइन 90 कितना होता है? 1, साइन 91 होता है, ठीक है। अच्छा +1 रखेंगे बच्चों -1 रखेंगे? माइनस क्यों रखेंगे बेटा?
हाँ, आप cos 2 पाई सॉरी कितना है बेटा 360 माइनस 90 ना, तो 360 यहां पहुंच गए है ना, माइनस 90 करोगे जैसे 90 डिग्री कम करोगे तो आप यहां पे कहीं पे आओगे, लेकिन बच्चों चाहे यहां हो चाहे यहां हो साइन तो निगेटिव रहेगा, साइन केवल पहले और दूसरे में पॉजिटिव रहता है बेटा, है ना। तो यहाँ पे माइनस 90 माइनस 1 लिख देंगे, बोलो सही है बच्चे। और cos 270 तुम्हारा कितना आ जाएगा बोलो बेटा, cos 360 माइनस cos लिख देता हूं, है ना। आप रुक जाइए बेटा, आ रहे हैं। 360 माइनस 90 कितना हो जाएगा बोलिए, 2 पाई माइनस थीटा, तो cos 90 लिख देंगे बेटा। अब ये जीरो आएगा, प्लस माइनस के लिए परेशान मत होना, है ना। चलो अब पूछ लो इसमें क्या कौन सा डाउट है, हर एक बता दिया मैंने तुमको। tan टू 70 इनफाइनाइट हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री बनेगा ना वैल्यू, इनफाइनाइट हो जाएगा। हम्म मेरी बात सुनो, यहां पे आएगा यहां पे आएगा, ये लाइन है बोलो। अब ये बताओ थर्ड में जाए या फोर्थ में जाए, साइन पॉजिटिव हो सकता है क्या, फिर पॉजिटिव नहीं हो सकता तो नेगेटिव लिख दिया, साइन केवल इस रेंज में पॉजिटिव हो सकता है ना। मेरी बात समझ में आ रही, हाँ हाँ। तो कॉस कॉस इसमें जीरो प्लस माइनस के लिए तो परेशानी नहीं होना चाहिए, तो जीरो हो जाएगा ना। नहीं होगा बेटा, आप क्यों इतना, नहीं होगा। जो बेसिक बेसिक है ना आप ये आना चाहिए। अब देखो साइन 90 आपको क्लियर पता चल रहा है, कॉस में महत्व तो नहीं है प्लस माइनस जीरो का, आप प्लस जीरो माइनस जीरो करोगे महत्व तो नहीं है। tan 90 इनफाइनाइट होता है, आप tan 270 निकालोगे, tan 270 निकालोगे इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, नहीं फंसोगे कभी, कभी नहीं फंसोगे, क्लियर है। हाँ लिख सकते हैं बेटा, 3 पाई बाई 2 प्लस जीरो लिख सकते हैं बिल्कुल। हम्म, कहाँ पे बेटा, हाँ बोलिए। ये पाई नहीं है, तुम लोग खुद सवाल बना सवाल चेंज करके सवाल नया बना रहे हो क्या। हाँ हाँ लगा सकते, लगा लीजिए, उससे थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो जाएगी बच्चे, 270 को तो एक एक करके 270 को तोड़ेंगे ना तो 135 है ना, तो दो बार आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी, आ जाएगा उससे भी। हाँ क्या बेटा, कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। करिए बेटा, नहीं आएगा कैसे आ जाएगा, गणित है, नहीं आएगा, करिए तो आप एक बार। और अच्छा रुको, तुम अब रुको, समझ सेम आ गया तो फिर क्या करेंगे बताइए। इसके लिए बोल रहे हैं क्या आप, ये इसके लिए बोल रहे हैं बेटा आप, ठीक है, इसको क्या लिखना है बोलिए आप, 180 माइनस 45। अब मुझे बताओ साइन 180 माइनस 45 कितना लिखोगे आप बोलो, हाँ तो क्या लिखने बताइए आप, ठीक है, प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, तुम लोग को बिल्कुल विश्वास नहीं, तुम लोग को लगता है कि आदमी गलत पढ़ा भाग ना जाए कहीं। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक, बोलिए। कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, ग्राफ से कर लीजिए, इससे कर लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। देखिए बच्चों आपको ना आंसर तक पहुंचना है, आप 2 थीटा, जैसे एक बच्चे बोल रहे थे कि सर 2 थीटा से भी कर सकते हैं,
सर इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं सर, हम ग्राफ से कर सकते हैं, आप जिसमें आपको सुविधा हो आप करिए, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, नियमों को फॉलो करिए और बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि सर इस तरह से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मैथ्स बहुत सिंपल है, अगर आप प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेंगे कभी गलत आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अगर गलत आ रहा है इसका मतलब आपने कोई तो भूल चूक कहीं पे करी है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आप सभी को? ठीक। तो कल मैं आपको बच्चों कहां क्या पढ़ा रहा था लास्ट सेशन में? क्वाड्रेटिक, ठीक है ठीक। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने रूट्स निकालना आपको बता दिए थे, है ना? ठीक है बच्चों, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा एक और चीज आपको बतानी है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखा हो बेटा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना, ठीक है। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, देखिए जरा ध्यान से। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है बच्चों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको डायरेक्ट वैल्यूज बता देगा, ठीक है। किस चीज की डायरेक्ट वैल्यू बता देगा कि इस इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ सही आंसर आएगा, मतलब इसके रूट आएंगे या नहीं आएंगे, ये आपको बच्चों डिस्क्रिमिनेंट बता देगा, ठीक है। तो कैसे, इसकी कुछ रूल्स है बच्चों, है ना। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के कुछ रूल हैं। एक तो फॉर्मूला आपको बेटा डायरेक्ट लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, मतलब बच्चों जो हमें इसके आंसर मिलेंगे ना, जो रूट्स मिलेंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, मतलब अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें दो अलग अलग x की वैल्यूज मिल जाएंगी अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, ठीक है। अगर बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो बच्चों कोई रियल रूट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब फिर आपको x की रियल वैल्यूज नहीं मिलेंगी, ठीक है। और अगर d 0 के बराबर हो गया बेटा तो आपको रियल रूट तो मिलेगा, रियल रूट मिलेगा, है ना। और वो रियल रूट मतलब एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। सॉल्व करने पे एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो रियल रूट होगा एंड सेम होगा, मतलब आप ऐसा बोलो कि एक ही रूट मिलेगा, है ना। तो ऐसा बोल देंगे कि दो मिले बट उनकी वैल्यूज सेम है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक इक्वेशन है जहां पे d बराबर 0 है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। अम, जैसे मैं ले लूं बच्चों, ठीक है। अब इसके लिए बच्चों हम लोग d की वैल्यू निकालते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो a बराबर बेटा 1 है, b बराबर 4 है, c बराबर 4 है, ठीक है। मैं आपको पिछली स्लाइड उतारने का मौका दूंगा, घबराओ नहीं, ठीक है। बस अभी फोकस करो इस पे, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर बच्चों इसका निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, b की वैल्यू कितना बेटा 4 है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4, a की वैल्यू बेटा 1 है और c की वैल्यू बेटा 4 है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा, 16 माइनस 16 बेटा 0 आ जाएगा ना। अब आप इसके आप अगर रूट्स सोचो ना बेटा, इसके रूट्स निकालने की कोशिश करो तो देखना x बराबर माइनस बी यानी -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 a और c, ठीक है, डिवाइड बेटा 2a, है ना। बेटा आपको दिख रहा होगा 16 और ये भी 16 ही लिखा हुआ है बच्चों, दोनों दिख रहा है आपको कि दोनों 16 है, ये भी 16 है और ये भी 16 है। तो 16 माइनस 16 के बच्चों रूट के अंदर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, बोलिए। तो क्या बेटा यहाँ पे केवल -4 बचेगा, ये चीज तो 0 हो गई जो घट रहा था या जुड़ रहा था, डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के देखो एक ही रूट मिल रहा है ना। तो जब d बराबर 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके केवल एक रूट मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं कि यार नहीं, हम ऐसा कर देंगे कि नहीं, रूट्स एक्चुअली दो ही हैं बट दोनों की वैल्यू बराबर है ना। क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं बच्चों तो हम बोलते हैं कि दो रूट मिलेंगे। अब चूंकि यहां पे एक ही रूट आ रहा है तो हम ऐसा समझाने के लिए बोल देते हैं कि दोनों रूट का वैल्यू बराबर है ना, दोनों रूट की वैल्यू बराबर है -2 के। तो हम ऐसा लिख देंगे कि जो पहला रूट अगर x1 है, दूसरा रूट x2 है, दोनों की वैल्यू बराबर -2, ठीक है। चलो
थोड़ा सा बच्चों ध्यान से सुनो, क्या आपको पता चल गया डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बोलिए बेटा, क्या इंपॉर्टेंस है बेटा डिस्क्रिमिनेंट का? क्लियर हुआ है कि आप सभी को? अगर डी ग्रेटर देन 0 तो क्या बच्चों आपको रियल रूट मिलेंगे, है ना? दो रियल रूट मिलेंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब बच्चों अलग अलग, है ना? दोनों की वैल्यूज अलग अलग होंगी। जैसे कल के सवाल में किया था तो दो मिल रहे थे ना अलग अलग। टाइम की वैल्यू निकाली थी, एक +1 और एक -4 शायद आ रहा था, कुछ याद आ रहा है बेटा? तो उसमें दो अलग अलग रूट मिल रहे थे। अगर डी 0 हो गया तो एक ही रूट मिलेगा। बोलने के लिए ऐसा बोल देंगे कि दो रूट मिले हैं जिनकी वैल्यू बराबर है ना? ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लो कि डी बराबर 0 तो एक रूट या फिर दो रूट जिनकी वैल्यूज बराबर है। अगर डी 0 से छोटा हो गया तो कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए बच्चों। फिर अगला बोलिए। डिस्क्रिमिनेंट ऐसे इसलिए निकालते हैं ताकि हमें इस इक्वेशन का पता चल जाए कि इसके रियल रूट आने वाले हैं कि नहीं, मतलब इसको सॉल्व करके कुछ मिलेगा आंसर या नहीं मिलेगा, बस। उसमें टाइम की इक्वेशन कल दिखाई थी मैंने आपको। हाँ, तो मान लीजिए उसका उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता, मान लीजिए एक समझाने के लिए, है ना? तो हम ऐसा बोल देते थे कि पार्टिकल कभी रेस्ट पे नहीं आएगा, पार्टिकल हमेशा चलता रहेगा क्योंकि टाइम की कोई रियल वैल्यू नहीं है। समझ में आई बात? हम्म। हाँ ठीक है, ठीक है, पहले आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इस हाँ निकाल सकते हैं लेकिन उसमें मेहनत थोड़ा सा ज्यादा लगेगी आपको। ठीक है, मेहनत ज्यादा लगेगी। मान लो सवाल में आपसे रूट्स नहीं पूछ रहा है, आपसे बस ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा समय कोई जैसे कल मैंने आपको सवाल लिया था उसमें पूछ देता, मान लो कि समय ना पूछता, केवल इतना पूछ देता क्या कि पार्टिकल कभी रेस्ट में आएगा, तो फिर उस इक्वेशन के रूट अगर एग्जिस्ट कर रहे होंगे रियल तो हाँ रेस्ट पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो नेचर सवाल कैसा भी पूछ सकता है। लिख लिया बेटा? चलिए ये सवाल नोट करिए बच्चों, और इसमें बोल दिए कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसलिए लिख लिया बेटा? ठीक, ठीक। हाँ हाँ हाँ, किसी इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल हैं या नहीं उसको जानना है अगर आपको, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बच्चों मैं एक सवाल लेता हूं ना, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी कि सर इसकी यूटिलिटी क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। बोलिए बेटा। ये x की वैल्यू नहीं निकाल रहे बेटा, ये केवल चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यूज पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, जैसे कुछ हर इक्वेशन, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
आपको x की वैल्यूज मिलेंगी जहां पे y 0 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ इक्वेशन होंगी जो सॉल्व नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो मान लो चेक करना है तुमको कि सॉल्व हो पाएगी कि नहीं, तो उसके लिए बच्चों आपको केवल एक तरीका मैंने बता दिया डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो सॉल्व नहीं होगी, मतलब उसके कोई रियल रूट नहीं होंगे, x की वैल्यूज नहीं पॉसिबल है जिनके लिए y 0 हो। अगर d 0 है या पॉजिटिव है, 0 पे एक रूट मिलेगा और पॉजिटिव होने पे दो अलग अलग रूट, डिस्टिंक्ट रूट मिल जाएंगे। तो बस चेक करने के लिए कि पॉसिबल है नहीं। अब जैसे यहां पे देखो, हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब इसके रूट पॉसिबल है और वो एक ही रूट मिलेगा। तो देखो सॉल्व करने पे केवल एक ही वैल्यू मिली है, ठीक है। चलो एक सवाल करते बच्चों, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। जैसे बच्चों मैं मान लू बोल दूं v बराबर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं बच्चों, सवाल में लिखो, ये पहले लिख लो, v बराबर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। हाँ, इसमें लिखिए बेटा, इज देयर एनी is there any is there any time is there any time at which is there any time at which particle comes to rest? Is there any time at which particle comes to rest? If yes, find time. If yes, find time. तो जो सवाल में आपसे पूछा गया है, क्या कोई ऐसा टाइम होगा जिसपे पार्टिकल रेस्ट पे आ सकता है? अगर हाँ तो टाइम बताइए। तो पहले आप बच्चों इसको चेक कर लो, क्या इसके पॉसिबल है इस इक्वेशन को सॉल्व करना या नहीं पॉसिबल। ओके, पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड बच्चे, एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। बस मुझे बता दो बच्चों, आप लोगों ने इसको रेस्ट पे लाना है, तो क्या बेटा आप सभी ने टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 बराबर 0 कर दिया होगा बेटा। ये क्यों किया, 0 क्यों किया बच्चे यहाँ पे? रेस्ट पे लाना है ना बेटा, तो स्पीड 0 हो जाएगी v, है ना। तो अब बेटा बताइए कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से इस वाली इक्वेशन में, a बराबर b बराबर c बराबर, अब बेटा d निकाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 1 माइनस 4, क्या बेटा -3 आएगा, -3। तो क्या बेटा d लेस देन 0 है, तो इसका मतलब इसके इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं आएगा, मतलब ये पार्टिकल कभी भी रेस्ट पे नहीं आ सकता। क्या बच्चों बात सही है? बस ये थोड़ा सा मतलब हो जाता है, कभी कभार सवाल में आता है, तो आप ऐसे डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कर सकते हो। लिख लो इसको। ठीक, हाँ बता देता हूँ, फिर से लिख लो आप, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे ये सवाल था कि आपसे पूछा गया है कि क्या कोई टाइम पॉसिबल है जिसपे पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा, अगर हाँ तो वो टाइम बताइए। तो जब हमें ये चेक करना था क्या कि टाइम ऐसा कोई पॉसिबल है कि वो रेस्ट पे आएगा या नहीं, तो हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट निकाला बेटा तो वो निगेटिव आ गया। निगेटिव आ गया मतलब इस इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं होंगे, मतलब ऐसा कोई टाइम पॉसिबल नहीं है जब जहां पे v बराबर 0 हो जाए। इसका मतलब ये पार्टिकल कभी रेस्ट पे नहीं आएगा। समझ में आया बच्चों एक्सप्लेनेशन इसका? कितने बच्चों को समझ में आ गया, हाथ उठाइए।
गुड गुड। बच्चों अगला हेडिंग डालिए बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगली हेडिंग डालिए बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखिए बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन से आपको डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल हो जाता है बहुत जगह सवाल सॉल्व करने में या डेरिवेशन में। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। बहुत आसान है, केवल एक इक्वेशन सिंपल सी याद रखनी है बच्चों, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बच्चों अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करूं तो ऐसा लिखा होगा बच्चों 1 प्लस एक्स के पावर एन। तो इसको ध्यान रखना, ये बराबर होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स के। ठीक है, और ये कब होगा बच्चों? जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो 1 से। ठीक है, तो जब बच्चों x की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो 1 से, तो हम लोग 1 प्लस एक्स के पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब सर ऐसा क्यों करते हैं? देखिए बच्चों, इसको जब आप पूरा एक्सप्रेशन खोलोगे ना, इसको जब आप इस ब्रैकेट को पूरा ओपन करेंगे 1 प्लस एक्स के पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स आता है, प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर एक्स क्यूब, और ऐसे करके हायर पावर्स ऑफ एक्स आते हैं। क्योंकि x बहुत छोटा है 1 से, है ना, तो x की जो हायर पावर्स आएंगी वो बहुत ज्यादा और ज्यादा छोटी हो जाएंगी x से। ठीक है, तो उन पावर्स को लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए बच्चों 1 प्लस एक्स के पावर n ये 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। ठीक है, अब इसमें बच्चों कुछ वेरिएशन बन सकते हैं, जैसे कि अगर बच्चों यहां पे मैं लिख दूं 1 माइनस एक्स के पावर n, तो बच्चों ये इसको लिख देना 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, कंडीशन ये रहेगी बच्चों, ये सबके लिए वैलिड है कि x बहुत ज्यादा छोटा है 1 से। या बच्चों कई बार आपको ऐसा दिखने को मिल जाएगा कि 1 प्लस एक्स के पावर माइनस एन, तो इसमें भी घबराना नहीं है, 1 माइनस एन एक्स लिख देना। ठीक है, तो अब इसका लॉजिक क्या है बच्चों, देखो मैं बता देता हूं। 1 प्लस एन एक्स है, तो अगर ये बच्चों 1 माइनस एक्स के पावर एन है ना, तो आप इसको समझो कि ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस एक्स के पावर एन। तो आप हर बार बच्चों देखो, आप कर 1 प्लस एन एक्स ही रहे हो, 1 प्लस एन एक्स कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक्स चूंकि निगेटिव बेटा, तो एन से मल्टीप्लाई होके माइनस एन एक्स बन जाएगा। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो जो बच्चों मैं बोल रहा हूं? एक्चुअली ये चीज बेटा, यही चीज लिखी हुई है, बोलिए ये दोनों सेम है अलग अलग है? बोलिए सेम है ना बच्चों, 1 प्लस माइनस एक्स के पावर एन। अच्छा एक सेकंड, इससे कंफ्यूज तो नहीं हो गए ब्रैकेट से? एक सेकंड ब्रैकेट हटा देता हूं, हाँ, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये 1 माइनस एक्स होल के पावर एन लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ 1 प्लस माइनस एक्स और होल के पावर एन। मैं रुक गया, अब चल रहा हूं, चल रहा हूं, हाँ ठीक है। 1 माइनस एक्स के पावर एन है, फिर से समझिए बेटा, 1 माइनस एक्स के पावर एन है, तो एक्चुअल में बच्चों ये चीज है ना, वो यही लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस एक्स होल के पावर एन। क्या बच्चों ये दोनों सेम चीज है? आप सारे बच्चों को ये समझ में आ रहा है? बोलो। तो अगर ये दोनों चीज सेम है, तो आप 1 प्लस एक्स के होल पावर एन क्या लिखते हो? 1 एज इट इज आ गया, प्लस एज इट इज आ गया, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं बेटा, है ना। तो इसको जब लिखोगे तो देखो कैसे लिखोगे, 1 प्लस 1 एज इट इज प्लस एज इट इज, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना बेटा, तो क्या माइनस एन एक्स हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद? बोलिए बेटा, तो इसीलिए यहां पे 1 माइनस एन एक्स लिख दिया है। हाँ हाँ, देखो, हाँ, बट एन की पावर ज्यादा हुई, मैं नहीं समझ पाया बेटा। हम्म, 1 को माइनस कर देगा, यहां पे बोल रहे हो क्या आप? नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा एन एक्स। हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे, मैं इसका आपको एक दो एग्जाम्पल लिखवा दूंगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, पहले आप बेसिक सीख लो, फिर एक्स की पावर ज्यादा या एन की पावर ज्यादा, फिर उस पर डिस्कशन कर लेंगे। अभी आप केवल ये बेसिक सीख लो। ठीक है बच्चों, एक बार मैं बेसिक समझा दूं, फिर इसमें वेरिएशन जो आप कहोगे वो करके देखेंगे। बोलो क्लियर है? एक सेकंड बच्चों, मुझे खत्म कर लें तो फिर डाउट पूछो। 1 प्लस एक्स के पावर एन को बच्चों 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, ये कितने बच्चों को समझ में आ गया? एक बार हाथ उठाओ, बोलिए।
और इसके लिए कंडीशन क्या है बेटा, ये कब लिख पाओगे बोलो? x बहुत छोटा होना चाहिए किससे बच्चों, 1 से। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के कंपेरेबल होगी तो ये वैलिड नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? ये अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है। देखिए मैंने एग्जैक्ट इक्वल नहीं लिखा है कि इसको इसके बराबर माना जा सकता है अगर x की वैल्यू 1 से बहुत कम है। बोलो क्लियर है बेटा? ठीक है। अब देखो मैंने बोला एक तो आपको ऐसा मिलेगा बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। लैग हो रहा हूं? अच्छा एक सेकंड देखने दो। आप बच्चों नोट कर लो तब तक इसको थोड़ा सा। हाँ नोट कर लो बेटा इसको। बाइनोमियल एक्सपेंशन हेडिंग डालिए बेटा और तीनों फॉर्मूला नोट कर लीजिए। लिख लिया बेटा फॉर्मूले तीनों? ठीक है। हाँ बच्चों अभी चल रहा हूं मैं ना? ठीक है कुछ हो तो बता देना। खैर तो बच्चों 1 प्लस एक्स के पावर एन तो 1 प्लस एन एक्स हो गया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। अगर 1 माइनस एक्स के पावर एन होगा बेटा तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। अब इसको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको कैसे याद रखना है कि बच्चा ये बीच में माइनस है ना, तो इसको क्या मैं ऐसे पढ़ सकता हूं क्या कि 1 प्लस माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि बेटा ये ब्रैकेट खोलोगे तो आप यहीं पहुंच जाओगे। ये आपको बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? कितने बच्चों को आगे बात समझ में? एक बार हाथ उठा दो तो मुझे आइडिया लग जाएगा। ठीक है गुड गुड गुड। तो बेटा ये चीज और ये चीज सेम है। अब मुझे आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्या समझाया कि 1 प्लस एक्स के पावर एन है तो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। तो 1 एज इट इज आएगा प्लस एज इट इज आएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर 1 प्लस माइनस एक्स के पावर एन लिखा है तो 1 एज इट इज आ जाएगा प्लस एज इट इज आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या माइनस एन एक्स बन जाएगा? बोलिए बेटा। और इसको आप ओपन करोगे बेटा तो क्या 1 माइनस एन एक्स बन जाएगा? बोलिए बेटा। रिलेट कर पा रहे हैं आप? ठीक। अब अगर ऐसा दिया हो 1 प्लस एक्स के पावर माइनस एन तो क्या बेटा 1 एज इट इज आ जाएगा? देखो 1 एज इट इज आ जाएगा प्लस एज इट इज आ जाएगा और ये दोनों क्या बेटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे? बोलिए बेटा। तो क्या माइनस एन एक्स हो जाएगा? बोलिए बेटा। तो जब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या यहीं पहुंच जाओगे बेटा? अब अगर तुम लोग को समझ में आया होगा तो अगला वाला तुम मुझे खुद बता दोगे, बिना मेरी मदद के तुम लोग आंसर कर दोगे। अगर 1 माइनस एक्स के पावर माइनस एन लिखा होगा तो क्या करेंगे? क्या बेटा ये आ जाएगा? ये समझ में आया तुम लोग को लास्ट वाला? ठीक है लिख लीजिए। एक सवाल कराता हूं बेटा, थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कैसे कर रहे हैं। ठीक। गुड। बच्चों सामने नोट कर लिया? एक बार हाथ उठा दो तो फिर एक सवाल करें इस पे। ठीक थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो सवाल देखिए बच्चों। हाँ बोलिए बेटा। 1 के पावर एन क्या क्या बोलो बेटा?
1 के पावर n, 1 के पावर n नहीं होता बेटा, देखिए 1 प्लस एक्स के पावर n है ना, तो 1 एज इट इज आ जाता है, प्लस एज इट इज आ जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दिख रहा है आपको? ठीक है, चलो बच्चे बातें नहीं करिए प्लीज, बातें नहीं करिए, इधर बोर्ड पे देखिए सारे बच्चों। अगर मैं ऐसा लिख दूं 1.001 के पावर -3/2, और मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू बता दीजिए मुझे, है ना? ठीक है, 1 प्लस 1.001 के पावर -3/2। हो सकता है आप में से कई सारे बच्चों को आता हो, फिर भी आप ध्यान से थोड़ा बात को सुनो बेटा। गुड। जिनको बच्चों आप सारे ध्यान से थोड़ा देखिए, 1 प्लस 0.001 है, तो क्या बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस 0.001? बोलिए बेटा, है ना? और इसके पावर -3/2 होगा। तो मैंने बताया कि बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, तो अब आपको देखना है बच्चों कि ये देखिए जैसे 1 है और ये 0.001 है, तो 1 और ये 0.001 में आप देखो तो ये जो 0.001 है उससे 1000 गुना एक बड़ा है, मतलब एक बहुत बड़ा वैल्यू है। तो क्या बेटा 1 प्लस एनएक्स लिख देना चाहिए? बोलिए बेटा। तो हाँ हाँ आते, 1 एज इट इज लिख दिया, प्लस एज इट इज लिख दिया बच्चों, ये -3/2 है एन, और क्या बच्चे x 0.001 है। बोलिए बेटा। तो क्या बेटा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 माइनस 0.003 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। बोलिए बेटा। तो ये 2 से जब एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 0.003 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास, बोलो कितना बनेगा, 1.997 डिवाइडेड बाई 2। सही है क्या बच्चों? फिर आप इसको 0.9 और एक फिर से 0.9 हो जाएगा, फिर एक बचेगा 8, ऐसा करके आगे लिख सकते हो बच्चों। बात समझ में आई है? तो 1.001 के पावर -3/2 की वैल्यू 0.998 होगी। फटाफट से नोट करो बच्चों, अगला सवाल तुम्हें करना है। हाँ बेटा। हाँ, फिर मतलब क्या होगा, देखिए आप अगर इसको अप्रॉक्स 1 लिख देंगे तो फिर वही है कि भाई 1 के पावर कुछ भी रखो 1 ही आता है, तो ये बहुत ज्यादा 1 के करीब है, तो इसका भी आंसर 1 होगा। तो चूंकि आप सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ मीनिंगफुल हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए ना, तो इसको 1 के बराबर मत लिखना, इसको एज इट इज लिख देना। और आपके पास ऑप्शन अगर मान लो एज इट इज यही सवाल आ जाता है तो ऑप्शन में बच्चों 1 नहीं लिखेगा, 0.998 लिखेगा, और 1 लिखता भी है तो आप 0.998 मार्क करके आना। ठीक। 1 सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, तो एक सिग्निफिकेंट के बारे में अगर एक डिजिट ही रखना है तुमको तो फिर 1 ही लिख दोगे, 0.998, है ना? एक हो जाएगा बेटा वो। मत मत इसमें सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ मत करो बच्चों, क्योंकि देखो बहुत लॉजिकल चीज है बच्चे, ये एक के बहुत करीब है, उसके कुछ एक के पावर कुछ भी करोगे तो एक ही मिलता है ना, तो हर बार आप सॉल्व करोगे बिल्कुल एक के पास ही आसपास आपका आंसर आएगा, फिर उसमें भी अप्रोक्सीमेशन कर देंगे तो फिर एक ही आ जाएगा, तो सवाल करने कोई मतलब नहीं होगा। अगला सवाल ले लूं बच्चों इसी में, बोलो। ठीक है बच्चों, मैं सवाल लिख रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं करना, आराम से सॉल्व करो, ठीक है? सवाल है स्क्वायर रूट ऑफ 0.99, ठीक है? 1 मिनट है बच्चों, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, आपका सवाल हो जाए आप आराम से बैठो, दूसरों को करने दो। ठीक है, ठीक है। बच्चों समय और बढ़ाना पड़ेगा क्या?
डन है, ठीक है। चलो बच्चों देखो इधर ध्यान से, ठीक है, गुड। बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा सारे। 0.99 के पावर 1/2 है, तो क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0.99 के पावर 1/2? बोलिए बेटा। और क्या 0.99 को बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 माइनस पॉइंट? सही लिख रहा हूं क्या बेटा? तो बेटा इसको फिर क्या 1, सही लिख रहा हूं बेटा? तो ये देखिए 2 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा क्या बेटा? तो सिंप्लीफाई करने में बच्चे क्या 1.98 बन 1.99 ये बनेगा ना बेटा, ठीक है। 1.99 डिवाइडेड बाई 2 तो ये बन जाएगा 0.9995 बन जाएगा। हाँ थोड़ा सा अंतर रखेंगे बच्चों, नहीं तो वही आंसर हो जाएगा तो फिर मतलब ही क्या है, 0.995, ठीक है। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था, ईमानदारी से हाथ उठाइए, कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था, वेरी गुड। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों और उसको किस तरह से यूज करना है आपको सबको समझ में आ रहा है क्या? बहुत कम बच्चे आवाज आज जवाब दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। वेरी गुड वेरी गुड। अगला हेडिंग डालिए। हाँ 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 हाँ, बोलिए बेटा। 0.99 1 से ज्यादा छोटा नहीं है, बिल्कुल सही बात है बेटा। तो फिर क्या बेटा? तो x को कंपेयर करिए ना, आप इसको क्यों कंपेयर कर रहे हैं, x तो ये हो गया ना बेटा। x में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं बेटा, ये है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ और ये हाँ जो प्लस माइनस के बाद में लिखा होगा उसको एक से कंपेयर करना है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए बेटा अगली हेडिंग डालिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ग्राफ्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ग्राफ्स। बढ़ चले बच्चों आगे, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा मुझे एक आइडिया दे दो, कितने बच्चों को बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, पहले पढ़ा है, आती है? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। देखिए मैं आपको हर चीज, हर वो चीज पढ़ाता हुआ चलूंगा जिससे हमारे फिजिक्स के सवाल हल हो जाएं, कि हमारे पास फिजिक्स का कोई सवाल आए और उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ रही हो तो हमें ऐसा ना लगे कि यार हमें तो ये जानकारी थी ही नहीं या हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये मानते हुए कि तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, ये मानते हुए कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मैं उस लेवल तक ले जाऊंगा जहां तक आपको फिजिक्स के सवाल समझ में आ जाएंगे और उस फिजिक्स के सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है। इसका बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है बच्चों, जो मैं सेशन ले रहा हूं कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में महारत हासिल कर लोगे, वैसा कुछ नहीं है। इतने लेवल पे पहुंच जाएंगे कि फिजिक्स के सवाल हमसे हो जाएंगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों होता क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों मैथ की ब्रांच है जिसमें हम लोग जो प्लेन होता है ना, 2D प्लेन है ना, जैसे ये मेरा बोर्ड है, ये 2D प्लेन है, इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये मेरा प्लेन है, ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो वर्टिकल एक्सिस होगी बच्चों उसको वाई बोला जाएगा, जो वर्टिकल एक्सिस होगी बेटा उसको वाई बोला जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उसको एक्स बोला जाएगा। ये जो बीच में बच्चों दोनों एक्सिस जहां कट करेंगी, बच्चों जानते हो क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे बेटा? 0,0। जो बाएं साइड एक्सिस होगी बच्चों वो माइनस एक्स होगा, और जो नीचे की तरफ होगी वो माइनस वाई, ठीक है। अब इस पूरे प्लेन में बच्चों जितने भी पॉइंट्स हैं उनके हम लोग को कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बेटा यहां पे कोई पॉइंट है, ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब होता है? उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दूरी लिखनी है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दूरी। जैसे मान लो बच्चों मैं आपसे कहूं कि ये जो पॉइंट ए है
यहां तक आने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में 3 यूनिट चलना पड़ता है, इस डायरेक्शन में, है ना, एक्स के डायरेक्शन में 3 यूनिट चलना पड़ता है, और वाई की डायरेक्शन में, वाई की तरफ मुझे मान लीजिए 2 यूनिट चलना पड़ता है, ठीक है, वाई की डायरेक्शन में 2 यूनिट। तो अगर मुझे पॉइंट ए तक पहुंचना है तो मैं एक्स की तरफ 3 यूनिट जाऊंगा और वाई की तरफ 2 यूनिट जाऊंगा। तो बेटा जितना आप एक्स की तरफ चलेंगे या जितना आप एक्स के पैरेलल चलेंगे वो हो जाता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और जितना आप वाई के बराबर चलेंगे वो उसका हो जाता है बच्चों वाई कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट ए को हमें एक्स और वाई के टर्म्स में लिखना है, तो जितना आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलेंगे वो बच्चे उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और जितना आप वाई डायरेक्शन के लॉन्ग चल देंगे वो उसका वाई कोऑर्डिनेट। और ये बच्चों हमेशा कन्वेंशन रहता है कि पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई लिखते हैं, ठीक है। तो कहीं पे आपको कोऑर्डिनेट गिवन हो तो आप ये मत समझ लेना कि एक्स और वाई इंटरचेंज होंगे, कभी इंटरचेंज नहीं होंगे, पहले हमेशा एक्स लिखा जाएगा और बाद में वाई लिखा जाएगा। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया है? तो मैंने आपको देखो क्या क्या बताया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग एक बच्चों मान लो 2D प्लेन को, हालांकि 3D प्लेन को भी पढ़ते हैं, मैं कुछ सवाल आपको 3D के भी कराऊंगा, लेकिन जनरली हम 2D, ठीक है, बहुत सारे सवाल आपको 99% 2D के मिलेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ की एक ब्रांच है जिसमें हम प्लेन को 2 एक्सिस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और ये जो एक्सिस से डिवाइड करके बच्चों ये जो हिस्से बनते हैं, जैसे आप एक्सिस से डिवाइड कर दिया आपने तो 4 हिस्से बन गए ना बेटा इस प्लेन के, ठीक है, इनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। आप बच्चों ये कल सीख चुके हो, है ना, कल हम लोगों ने बात की इसके बारे में, ये कहलाता है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, और ये वाला क्या कहलाता है बेटा सेकंड, और ये थर्ड, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। अब किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो उसका एक तरीका होता है कि आप ये चेक करो कि एक्स एक्सिस में कितना जा रहे हो और वाई एक्सिस में कितना जा रहे हो। जितना आप एक्स एक्सिस या उसके पैरेलल चलोगे, या तो आप ऐसे सोच लोगे ऐसे गए, या आप ऐसा सोच लोगे ऐसे गए, तो जितना एक्स एक्सिस पे चलोगे या एक्सिस के पैरेलल चलोगे उसको पहले लिखते हैं, जितना वाई एक्सिस पे जाते हो या वाई एक्सिस के पैरेलल जाते हो उसको बाद में लिखते हैं। क्या बेटा यहां तक की बात क्लियर है आप सभी को? ठीक है, ठीक है। अब इसमें आप जो भी नोट करना चाहो बच्चों फटाफट से नोट कर लो, 1 मिनट है आपके पास, जो भी कुछ लिखना चाहो हेडिंग डाल दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिवाइड कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट लिख लो, ओरिजिन लिख लो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है वो लिख लो, ये मेंशन कर दो कि पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे बाद में वाई लिखेंगे, फिर आगे की कहानी पढ़ते हैं। ठीक, बढ़िया। अब बच्चों अगली हेडिंग डालिए डिस्टेंस फॉर्मूला, अगली हेडिंग डाल लीजिए बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लीजिए बच्चों ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स वाई एक्सेस है, ठीक है, इन एक्स वाई एक्सेस बच्चों 2 पॉइंट गिवन है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बच्चों मैं मान लेता हूं x1 y1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट बच्चों में मान लेता हूं x2 y2, ठीक है। तो जो ए और बी के बीच की दूरी है बेटा, जो ए और बी के बीच की दूरी है, ये जो दूरी है ए बी, ये बच्चों बराबर होगी, किसी को आता है क्या बेटा फॉर्मूला, ये ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला किसी को पता है क्या बेटा? कुछ गड़बड़ लिखा है क्या बेटा हमने? वेरी गुड, वेरी गुड। एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अगर बच्चों इसमें मैं z कोऑर्डिनेट भी ऐड कर देता, मान लीजिए इसको बोल देता x1 y1 z1 x2 y2 z2, है ना, तो क्या एक और टर्म आ जाता बच्चों फिर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, बोलिए, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी बच्चों इस तरह से कुछ लिखी जाती है, ठीक है, लिखिए इसको, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
सवाल ले लिया जाए बच्चों एक इसी पे डिस्टेंस फॉर्मूले पे बच्चों एक सवाल है, सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, किसी का डिस्टर्ब नहीं करिएगा बेटा, हो जाए आपको चुपचाप बैठना है, किसी को कुछ भी आपको करना है हुआ है ऐसा कुछ बोलना नहीं है, बस बता दीजिएगा हो जाए तो। ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी बच्चों, बहुत सारे बच्चे आंसर दे देंगे तो टाइमर बंद कर दूंगा मैं। गुड, जो लोग कर रहे हैं बच्चों अगर हो जाए तो बता देना, टाइमर बंद कर देंगे। गुड गुड, बढ़िया, ठीक, गुड बच्चों, आखिरी कुछ सेकंड्स हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा जल्दी कर लीजिए। गुड, बढ़िया, चलो अब बच्चों इसमें सवाल में पूछा गया, हाँ सवाल में पूछा गया बेटा 1,1 और 3,2 के बीच की दूरी निकाल दीजिए, तो डिस्टेंस बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 प्लस, सही लिख रहा हूं बेटा, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, बच्चों क्या रूट 5 आएगा, क्या बच्चों पहला ऑप्शन आएगा, कितने बच्चों का सही है हाथ उठाइए। गुड बच्चों, सवाल करते रहो आप, कुछ बच्चों को शायद पहले से जानकारी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अगला सवाल देखिए। गुड गुड गुड, बच्चों जो कर रहे हैं जो हो जाए तो बता देना। डन, ओके, गुड, बढ़िया, ठीक है, चलिए बच्चों, तो वेरी गुड बच्चों, अब देखिए इसको जरा ध्यान से, डिस्टेंस बिटवीन इन पॉइंट्स को बताना है ना, इसमें बस z कोऑर्डिनेट और गिवन है तो उससे घबराना नहीं बच्चों, x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, फिर से बच्चों 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 कर देना बच्चों 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा इससे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये भी बच्चों 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1, क्या बच्चों रूट 3 आ जाएगा आंसर, रूट 3 पहला वाला ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा क्या, कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था बच्चों, बताओ हाथ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए बच्चों, स्लोप, स्लोप बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्लोप। बच्चों स्लोप के बारे में कोई बच्चा कुछ जानकारी देना चाहे, कुछ बताना चाहे कि सर स्लोप ये होता है, जो, ठीक है ठीक है, वेरी गुड बेटा, जैसे बच्चों इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सर जो स्लोप होता है ना स्लोप, मैं अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा बच्चों, स्लोप dy बाई dx, वेरी गुड, स्लोप जो है, हाँ बच्चों सुनना जरा ध्यान से, स्लोप जो है वो dy बाई dx भी है, सही, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो फिर से स्लोप का डिस्कशन होगा, ठीक है, और अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो किस तरह से स्लोप निकालते हैं वो भी समझते हैं बच्चों, जैसे मान लो एक लाइन ऐसे गिवन है, ठीक है, एक लाइन ऐसे गिवन है और आपसे इस लाइन पे स्लोप पूछ लिया जाए, तो बच्चों आप इस लाइन का स्लोप बहुत आसानी से बता सकते हो अगर इस पॉइंट के आपको, बोलिए बेटा, हाँ मैं बता रहा हूं ना, अच्छा आप बताओगे, हाँ 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 बोलिए बोलिए, गुड, बढ़िया, माइक बंद कर लीजिए बेटा जो नहीं बोल रहे हैं, हाँ, तो बच्चों जैसे ये लाइन खींच दिया आपने और इस पे आपको इस लाइन का स्लोप पूछ दिया गया है, तो इस लाइन पे अगर आपको बच्चा दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है,
जैसे मान लो कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है इसके x2 y2 है ना, और हालांकि बच्चों ये x एक्सिस पे है, लेकिन मैं जनरल ही ले लेता हूं, मान लेते हैं x1 y1, ठीक है। हालांकि ये तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये मान लीजिए बच्चों कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ठीक है। अब मुझे अगर इस लाइन का स्लोप निकालना है बच्चों, तो उसका फॉर्मूला होता है, स्लोप को बच्चों m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। और ये बच्चों इसी को हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं, ठीक है, tan थीटा। अब ये समझना जरूरी है बच्चों की tan थीटा क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा आपको समझना जरूरी है। थीटा क्या है बच्चों, तो थीटा है एंगल मेड बाय लाइन, एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो बच्चों जैसे ये लाइन है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये बच्चों थीटा है। तो अगर इसका जितना भी स्लोप आएगा ना, इसका जितना भी स्लोप आएगा, जिसको आप y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 से निकालोगे, वो tan थीटा के बराबर होगा, जहां पे थीटा जो है एंगल मेड बाय दिस लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ठीक है। स्लोप का बच्चों अगर मैं आपको सिंपल हिंदी टर्म्स में बताऊं तो ढलान, जितनी ज्यादा ढलान उतना ज्यादा स्लोप, ठीक है। इस पे और थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आप फटाफट से इतना लिख लो, फिर मैं आपको और इस पे एक सवाल करेंगे, फिर और इस पे डिस्कशन। हाँ कर दूं बेटा, आप नोट कर लीजिए, करता हूं फिर। नोट हो गया क्या बच्चों? हाँ लिख लिया क्या बच्चों सबने, एक बार बता दो। कितने बच्चों ने लिख लिया बताइए बेटा, हाथ उठा दीजिए एक बार। गुड गुड गुड। जो बच्चे लिख रहे हैं थोड़ा सा जल्दी लिख लीजिए। गुड। चलिए बच्चों, एक बच्चे ने बोला है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए स्लोप क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप बच्चों, अभी हम लोग कर्व का भी स्लोप पढ़ेंगे, ठीक है, कर्व का भी स्लोप पढ़ेंगे, पहले लाइन का पढ़ेंगे फिर कर्व का पढ़ेंगे, ठीक है, वही बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। तो जो लाइन का स्लोप होता है बेटा, वो क्या होता है कि लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बना रही है उसका टैन लेना होगा, तो टैन थीटा ये स्लोप बताता है। अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लाइन पे दो कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, और उस लाइन का, उस पॉइंट से जाती हुई लाइन का स्लोप पूछा है, तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करके स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप का बच्चों अगर मैं आपको सिंपल मीनिंग बताऊं, जो आपको फील करके मीनिंग समझनी है, वो है बच्चों, स्लोप का सिंपल मीनिंग है ढलान। स्लोप का मीनिंग है बच्चे ढलान। अब सर हम ढलान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, हमें क्यों पढ़ना है ढलान? तो ढलान का फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। हर चैप्टर में, हर दूसरे चैप्टर में लगभग मैं आपसे स्लोप का डिस्कशन करूंगा। तो स्लोप का सिंपल सा मीनिंग होता है बच्चों ढलान। सवाल कैसे आते हैं, आपके पेपर में जो सवाल आएंगे आपको स्लोप्स कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस किस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है, किस पॉइंट पे स्लोप कम है, या किस लाइन का स्लोप ज्यादा है या किस लाइन का स्लोप कम है, ठीक है। तो वो मैं आपको अगले सेगमेंट में बताता हूं। अभी थोड़ा सा मैं एक इस फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल लूंगा बच्चों, ठीक है, उसके बाद आगे का डिस्कशन करेंगे ना। चलो।
गुड, ठीक है, गुड, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। बच्चों, हमारे पास एक लाइन है जो 2,3 और 1,2 को ज्वाइन कर रही है। हमसे पूछा गया है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है उसका स्लोप बताइए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बहुत डिटेल में तो नहीं लिखा है, पर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जो बच्चों लाइन बनेगी उसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप का फॉर्मूला बच्चों, जैसे ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, तो जो स्लोप का फॉर्मूला बनेगा बेटा देखिए जरा, y2 माइनस y1, 2 माइनस 3, सही है क्या बेटा? x2 माइनस x1, तो क्या बेटा 1 माइनस 2 बन जाएगा। तो कितना बनेगा ये बताइए? -1 क्या बेटा 1 बनेगा? ठीक है, तो इसका स्लोप 1 आएगा, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। बच्चों, इसी के एक्सटेंशन में तुमसे पूछ दूं कि बताओ ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, तो फिर क्या करेंगे बेटा? तो क्या बेटा m बराबर tan थीटा लिख देंगे। तो यहां से थीटा की वैल्यू तुम्हें बच्चों सबको समझ में आ रही है, 45 डिग्री होगी। तो क्या बच्चों ये बोला जा सकता है कि ये जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाएगी? बोलो बेटा, क्लियर है क्या आप सारे बच्चों को? नहीं नहीं, मैं एक्सटेंशन बता रहा हूं कि मान लो ये सवाल दिया, स्लोप आपने निकाल दिया, सही है। मान लो सवाल में एक एक अगला पार्ट होता कि बताओ ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो क्या बच्चों वो भी हम लोग निकाल पाते? बोलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्लोप निकालना समझ लिया क्या होता है, स्लोप डिफाइन कैसे होता है ये समझ लिया। निकालना कैसे होगा बच्चों? ये फॉर्मूला निकाल के लगा के निकाल सकते हो या ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। और स्लोप बताता क्या बच्चों? ये जो थीटा है ना, इसका tan जो होगा वो स्लोप होता है। ठीक है, अब बच्चों ये समझना है कि स्लोप को कंपेयर कैसे करना है और कब स्लोप पॉजिटिव होगा, कब स्लोप नेगेटिव होगा। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा और जो जो मैं चीजें बताते जाऊं उसको दिमाग में रखिएगा, है ना, कभी कंफ्यूज मत होना। देखिए बच्चों, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव स्लोप कब होगा? पॉजिटिव स्लोप कब होगा? जब बच्चे आपकी लाइन कुछ इस तरह से हो, है ना, मैं कुछ लाइंस आपके सामने ड्रॉ करता हूं। लाइंस कुछ ऐसे हो बच्चों, एक्यूट एंगल बना रही हूं एक्स एक्सिस के साथ, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये तीनों लाइन जो मैंने आपके सामने खींची है बच्चों, इन तीनों ही लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। कैसे पता सर? इन तीनों लाइन का स्लोप इसलिए बच्चों पॉजिटिव है क्योंकि अगर आप थीटा देखो, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही हैं थीटा, बच्चों ये सारे ही थीटा एक्यूट है, 90 डिग्री से कम है। और जब थीटा 90 डिग्री से कम होता है बच्चों तो tan थीटा पॉजिटिव होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी स्लोप यहां बच्चों पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप tan थीटा होता है और यहां पे थीटा एक्यूट है, तो कभी बच्चों आपको एक्यूट एंगल दिखे एक्स एक्सिस के साथ तो आप समझ जाना उस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, निगेटिव कैसे होगा बेटा? निगेटिव कैसे होगा? निगेटिव के लिए बच्चों ये सिनेरियो रहेंगे जो आपको लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसे। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे सिनेरियो होंगे। अब इसमें क्या है बेटा, अगर आप हर एक लाइन में देखो तो जो एंगल बना रही है लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या बच्चों 90 डिग्री से ऊपर है? हाँ, सारे ऑब्ट्यूज एंगल है, हर एक एंगल ऑब्ट्यूज है। इसका मतलब बच्चों क्या होगा बोलिए? हर एक लाइन का स्लोप क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा क्या रहते हैं बेटा? नेगेटिव। तो क्या आप डायग्राम देख के बच्चों समझ पाओगे कब स्लोप पॉजिटिव है कब स्लोप नेगेटिव है? बोलिए। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि चलो पॉजिटिव नेगेटिव तो बता दिया, मुझे एक चीज बता दो, स्लोप कब जीरो होगा बेटा? स्लोप कब जीरो होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे बता देना कौन सा सही है। हाँ, मैं ड्रॉ कर देता हूं बच्चों इसका स्लोप। हाँ,
इसका स्लोप 0 होगा क्या बेटा? हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं। इसका स्लोप बच्चों 0 होगा क्या? इसका स्लोप 0 होगा क्या बेटा? ये स्लोप 0 होगा बेटा, इसका स्लोप इनफाइनाइट होगा। क्यों सर इसका स्लोप 0 क्यों हो गया? बच्चे इस लाइन में कोई ढलान है क्या? इस लाइन में कोई ढलान है क्या, बताओ बेटा? ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, तो ये कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ? 0 डिग्री। तो tan 0 0, इसलिए इसका स्लोप 0। बच्चों क्लियर हो रही है बात? और नहीं नहीं नहीं, ये 90 डिग्री नहीं है बेटा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये देखो पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? हम्म। नहीं, 0 या 180 दोनों ठीक है, बट दोनों की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब इसको देखो बेटा, तो ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, सही बात है बेटा। और tan 90 कितना हो जाता है? इनफाइनाइट। तो इसका स्लोप बच्चों इनफाइनाइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? कुछ बच्चों को पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप फिर से बता दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपकी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाती है, मतलब जहां पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, तो वो केस सारे पॉजिटिव स्लोप कहलाएंगे। अगर लाइन आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है तो वो सारे स्लोप बेटा नेगेटिव कहलाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 3 केस हैं, ये सारे पॉजिटिव के केस हैं। उसके अलावा बच्चों ये स्लोप देखिए 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये इसका स्लोप इनफाइनाइट है। बोलिए ठीक है क्या बच्चों? बोलिए। ये बताओ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है लाइन? ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा थीटा के टर्म्स में? tan थीटा। तो थीटा की जगह क्या रख देंगे बेटा? 90। तो tan 90 इनफाइनाइट। ठीक है, अब थोड़ा ये नोट कर लो बच्चों फटाफट से, फिर अगली स्लाइड, फिर कुछ सवाल। हम्म। लिख लिया बच्चों? बच्चों इस डायग्राम में ना मैंने केवल प्लस माइनस ड्रॉ किए, जीरो नहीं ड्रॉ किया है, तो आप इससे थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने हटा देता हूं, नहीं तो तुम लोग को भरोसा नहीं है कुछ, कल कहोगी सर अरे आपने जीरो का तो ऐसे बता दिया था। ठीक है बच्चों, कितने लोगों ने नोट कर लिया? हाथ उठाओ जल्दी से, कितने बच्चों ने नोट कर लिया फटाफट? गुड 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 गुड। ये दो केस भी बच्चों ड्रॉ कर लो, चाहो तो एक एक ही डायग्राम में ड्रॉ कर लेना या अलग अलग में ड्रॉ कर लेना, जैसे आपकी इच्छा हो, लेकिन दोनों ड्रॉ कर लेना। एक का स्लोप 0 और दूसरे का स्लोप इनफाइनाइट। लिख लो, अच्छा पहले इसको लिख लो फिर करते हैं। करते हैं बेटा, इसको नोट कर लीजिए फिर करते हैं। ठीक है, लिख लिया बच्चों सबने इसको? ठीक है, कितने बच्चों ने नोट कर लिया? स्लाइड हाथ उठाइए बच्चों, स्लाइड कितने लोगों ने नोट कर लिया है? कर रहे हैं, रुक जाइए, एक एक करके दो स्लाइड एक साथ थोड़े लगेंगे भैया, लिख लेने दो। जो लोग रह गए थे बच्चों फटाफट से नोट करो, फिर सवाल करते हैं आज।
कितने बच्चों ने नोट कर लिया? हाथ उठाइए। ये स्लाइड कितने बच्चों ने नोट कर लिया है? गुड, ठीक, ठीक है। कुछ बेसिक बेसिक सवाल लेंगे बच्चों। अब इसका सारे बच्चे आंसर कर दो बिना मतलब टाइम लगाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग पॉजिटिव स्लोप? कौन सा पॉजिटिव है बेटा? ये वाला और ये वाला, ये वाला। वेरी गुड। तो क्या बच्चों पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप और जीरो इनफाइनाइट ये क्लियर है ना आपको सारे? ठीक है। अब अगला बच्चों कंपेयर करना है ना। आपसे ये नहीं कोई पूछेगा कि स्लोप जीरो है या इनफाइनाइट है, आपको कंपेयर करने के लिए बोलेगा। तो बच्चों कंपेयर करने का तरीका मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए बच्चों ये वाई एक्सिस है और इस तरह से कुछ एक्स एक्सिस है। मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर दूं, जैसे पहली लाइन ये है, ठीक है, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन ये है। बच्चों मैं आपसे पूछूं कि पहली, दूसरी और तीसरी इन तीन लाइन में से किस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है? पहली, दूसरी और तीसरी में से किसका स्लोप सबसे ज्यादा है बेटा? थर्ड वाले का। तो क्या बच्चों हम लोग ऐसा बोल सकते हैं थर्ड का स्लोप सबसे ज्यादा, फिर दो का, फिर एक का? बोलिए बेटा। ठीक है। अब स्लोप को बच्चों आपको याद कैसा रखना है? जैसे मैंने बताया स्लोप का मतलब ढलान, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। जैसे आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जैसे ये सिचुएशन है तो आप बहुत इजीली बता पाओगे क्योंकि यहाँ पे आपको एंगल बढ़ता हुआ दिखता है ना, तो बहुत इजीली बता पाते हैं। अब मैं जो अगला केस ले रहा हूं बच्चों उसको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करो और मुझे आंसर देना। अगला केस, इसमें किसी को कुछ डाउट तो नहीं बच्चों? ये सबको समझ में आ गया कि तीसरे का स्लोप सबसे ज्यादा होगा? हाथ उठाओ एक बार, सबको क्लियर है ये? ठीक है। अब वो केस डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। चलो बच्चों यहां पे भी मैंने तीन केस ड्रॉ करे हैं, 1 2 3। यहां पे बच्चों क्या लगता है किसका स्लोप सबसे ज्यादा है? फर्स्ट वाले का या थर्ड का, सेकंड का? ठीक, ठीक है। अब बच्चों जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनो। स्लोप जो पहले वाले की लाइन का है वो सबसे ज्यादा है, दूसरे का उससे कम और तीसरे का सबसे कम। सर कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे चेक करते हैं? तो इसकी बच्चों एक ट्रिक है जो आप यूज करोगे तो आपको हमेशा फायदा होगा। थर्मोडायनेमिक्स में आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो बच्चों, जब हम लोग एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के कर्व में स्लोप कंपेयर करके बताते हैं ना कौन सा एडियाबैटिक है कौन सा आइसोथर्मल है, याद है क्या थोड़ा बहुत? है ना? तो वैसे सवालों में जब हमें स्लोप कंपेयर करना होगा तो ये वाली ट्रिक थोड़ा सा काम आएगी। तो कभी भी आपको लाइंस दिखें और स्लोप कंपेयर करने के लिए बोला जाए बच्चों, आपको बस एक चीज सोचनी है कि मान लो ये स्लाइडर है बच्चों, ये स्लाइडर है, जैसे हम लोग के गार्ड पार्क में वो स्लाइड्स नहीं लगे होते जिसमें बच्चे ऊपर बैठ के नीचे की तरफ आते हैं। तो आप ये सोचो तीनों स्लाइड्स हैं, किस स्लाइड में आप ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ आओगे? जिसमें ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ आओगे उसमें स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे अगर बच्चों आप यहां मान लो इस वाले स्लाइड में बैठते हो या इस वाले स्लाइड में बैठते हो या इस वाले स्लाइड में बैठते हो, तो सबसे ज्यादा तेज आप पहले वाली स्लाइड में आओगे, बोलो। तो पहले वाली स्लाइड का स्लोप ज्यादा होगा, बोलो। क्लियर है क्या बच्चों? अब इसमें थोड़ा सा अब मैं बताता हूं बच्चे कंफ्यूज कहां हो जाते हैं। सर यहां पे तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल ज्यादा है, यहां तो और ज्यादा हो गया, यहां तो और ज्यादा हो गया। बच्चों आप इसको, आई होप आप क्लियर हो रहा होगा। इस लाइन को बढ़ाओगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन है बेटा, इस लाइन को बढ़ाएंगे आप तो सिचुएशन कुछ और हो जाएगी, ठीक है। इस लाइन को बढ़ाएंगे तो सिचुएशन और, तो एंगल तो बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन 90 के बाद टैन अपना नेचर चेंज कर देता है, तो हमें बहुत ज्यादा उसके कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, उसके बहुत ज्यादा बेसिक्स में नहीं जाना है। आप सिंपल सा बच्चों ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि जिस स्लाइडर में आप बैठोगे और तेजी से नीचे आओगे उसकी स्लोप ज्यादा होगी हमेशा। लाइन ऐसे गिवन हो बेटा या फिर लाइन ऐसे गिवन हो, यहां पे भी आप देखोगे तो इसमें बैठोगे तो आप स्लोली नीचे आओगे, सबसे ज्यादा तेज बच्चों थर्ड वाले में आओगे, इसलिए थर्ड वाले का स्लोप सबसे ज्यादा होगा। क्या बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ गई है? चलिए लिखिए
पहले ये केस ड्रॉ करिए बच्चों, इसमें लिखिए कि 3 2 1 स्लोप का ऑर्डर। लिख लिया बेटा? गुड गुड। बच्चों कितने बच्चों ने लिख लिया? एक बार हाथ उठाओ तो फिर स्लाइड चेंज करूं मैं। ठीक है बच्चों, ये सिंपल है, 3 लाइन ड्रॉ करनी है। तीसरे क्या बेटा? हाँ लिखिए लिखिए। तीसरे वाले का स्लोप सबसे ज्यादा है, दूसरे का उससे कम, पहले का सबसे कम। ये नोट करिए बेटा। ये स्लोप का ऑर्डर है, पहले वाले का स्लोप सबसे ज्यादा, फिर दूसरे वाले का, और सबसे कम तीसरे वाले का। गुड, बहुत बढ़िया। गुड। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बच्चों? एक बार हाथ उठा दो तो। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है? गुड गुड। बोलिए बेटा। डाउट सेशन। ठीक है, डीपीपीस तो देखो यार मैं रेगुलरली कर ही रहा हूँ डिस्कशन, है ना, और धीरे धीरे मॉड्यूल्स का भी डिस्कशन कर लेंगे, है ना। बाकी तुम लोग क्लास में तो जब पढ़ाता हूँ तो पूछ ही लेते हो। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा टाइट रहेगा मेरे हिसाब से, तो शायद पॉसिबल नहीं है। फिर भी तुम लोग क्लास में तो मुझसे मिलते ही रहते हो, पूछा करो, मैं सबके तो आंसर कर ही देता हूँ। वही वही वाली बात है। अच्छा चलो चलो, हाँ चलो चलो चलो, सवाल बताओ, सवाल सवाल सवाल। हाँ बेटा। टेस्ट की बेटा अपडेट मुझे नहीं आई है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। बोलो कौन सा सही है बेटा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चों, क्लियर है क्या? कितने बच्चों ने सही सोच लिया था? हाथ उठाइए। क्यों बेटा? अच्छा अच्छा, लो लो मैं डिफाइन, अब कह सकते हैं बेटा। साइंटिस्ट है हमारी क्लास में बेटा हमारा। चलो, स्लोप ऑफ कर्व। टाइम हो गया क्या? अरे नहीं यार, ये हो जाएगा, स्लोप ऑफ कर्व हो जाएगा। बस 2 मिनट सुन लो तुम लोग। ठीक है, अच्छा चलो बच्चों, हेडिंग डाल दो स्लोप ऑफ कर्व, हेडिंग तो डाल दो स्लोप ऑफ कर्व। हाँ हाँ, आज नहीं करा रहे, नहीं करा रहे भैया, नहीं करा रहे, ये मार्कर, ये मार्कर रख दिया। सरेंडर भैया, सरेंडर नहीं नहीं, हेडिंग तो डाल लो। नहीं नहीं, अब नहीं, हेडिंग डाल दीजिए। हाँ, हेडिंग डाल दीजिए बेटा। तुम लोग कितनी कितना कितना डिस्कशन करते हो यार। हेडिंग डाल दीजिए स्लोप ऑफ कर्व, अगली क्लास में यहीं से शुरुआत करेंगे। हाँ, कितने सारे एक साथ बोलोगे तो मैं किसी की बात नहीं सुन पाऊंगा बेटा, मेरे पास कुछ नहीं समझ में आ रहा। हाँ हाँ, राम राम बेटा, जाओ, राम राम भाई, जाओ जाओ। हाँ बोलिए। पैटलेस एरर
मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन बोलोगे क्या बेटा, तो मैं कुछ समझ के सेंस बताऊं। फैटलेस, बैकलेस, किस बेटा बैकलेस टर्म एज सच मुझे पता नहीं है है ना बैकलेस। हाँ हाँ पढ़ के बता देंगे तुमको हाँ और बताओ। हाँ बोलिए। डिस्क्रिमिनेंट फ्रैक्शन में हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट फ्रैक्शन।